मैं आलोक बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज 21 देखेंगे, तो आप सभी इसे देखें। और लगभग हम लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी के लास्ट चैप्टर पे पहुंच रहे हैं। अब 2-3 वीडियो और होंगे, उसके बाद लगभग पॉलिटी समाप्त हो जाएंगे। तो आप अगर सीरीज 1 से नहीं देखें तो सीरीज 1 से देखें, इससे आपका पूरा पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। और आपका पॉलिटी जब क्लियर होगा तो आपसे परीक्षा में एक भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी जो है सीरीज को फॉलो करें, स्टार्टिंग से देखें और बार बार आप इसको रिकॉल करें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो इस तरह से करें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है देखा जाए तो भाग 18 के अंतर्गत 3 तरह की आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। तो ये 3 तरह की व्यवस्था किया गया है भारतीय संविधान में आपातकाल की, इमरजेंसी की। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? यानी कि राष्ट्रीय आपात जो लगता है आर्टिकल 352 की जब घोषणा होती है तो किस तरह का आधार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आंतरिक शांति को खतरा। मतलब कि पहले था कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति के आधार पर आर्टिकल 352 राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ध्यान रखेंगे आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। यानी कि अब जो आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो 3 कंडीशन में होती है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यानी कि आंतरिक अशांति को हटा दिया गया 44वां अमेंडमेंट में। तो ध्यान रखेंगे ये 3 आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आज तक अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 का प्रयोग 3 बार हुआ। जब भारत पे चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, फिर जो है वो पाकिस्तान भारत पर 1971 में आक्रमण किया था और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगाया गया था। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यानी कि 352 का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर सी हो गया। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस प्रश्न को अच्छा से समझ लिए होंगे, क्योंकि बहुत तरह से जो है क्वेश्चन को बदल कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसलिए मैं हर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बताता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं फंसेगा। तो इस तरह से देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है, 352 लगता है देश के अंदर, तो कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? तो काफी अच्छा प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 20 और 21। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। होता क्या है कि आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 में जिक्र है कि देश के अंदर अगर 352 का प्रयोग किया गया है यानी कि इमरजेंसी लगा है, तो उस समय राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। यानी कि 12 से लेकर 35 तक जो हमें अधिकार दिया गया वो सबको निलंबित किया जा सकता है। परंतु तुरंत आर्टिकल 359 लाया गया और उसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति इमरजेंसी के समय सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, परंतु 20 और 21 को छोड़कर। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका उल्लेख आर्टिकल 359 में किया गया और 358 में कहा गया कि राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं इमरजेंसी के समय। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल के
सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा 356 का प्रयोग राज्य में किया जाता है, तो राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? यानी कि अगर इमरजेंसी लगा है, 352 का प्रयोग किया गया है, तो कितने समय के अंदर संसद के द्वारा उसे पारित करना होगा, तभी वो आगे लागू रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 माह। ध्यान रखेंगे 352 और 356 अगर इसकी घोषणा होती है तो संसद के द्वारा 1 महीना के अंदर इसे पारित करना होता है, नहीं तो ये समाप्त हो जाते हैं। और अगर ये 1 माह के अंदर पारित हो जाता है तो फिर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को भी यही स्थिति होता है 356 में, और 1 माह के अंदर अगर पारित होता है तो इसे 6 माह करके जो है वो 3 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। तो 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को लागू रखा जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंतराल पर बढ़ाया जाएगा। एक बार नहीं कि 3 साल तक बढ़ाया गया, 6 माह करके इसे बढ़ाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इससे आगे बढ़ाने के लिए जो है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो है वो के.एम. नाम्बियार थे। सी नंबर, यानी कि के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी हम बताया कि 352 का प्रयोग 3 बार किया गया, 356 का प्रयोग लगभग 120 बार किया जा चुका है, और 360 जो वित्तीय आपात है तो आज तक देश के अंदर 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि देश के अंदर वित्तीय इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, यानी कि 360 का प्रयोग आज तक नहीं किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो अभी हम लोग देखें 360 का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है, यानी कि कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा, जबकि राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, यानी कि 352 आर्टिकल का प्रयोग आज तक देश में 3 बार किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे, जबकि वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन का भी जिक्र हम लोग पीछे कर चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन का अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 3 वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 6 माह के अंतराल पर 6 माह करके जो है इसे 3 वर्ष तक जारी किया जा सकता है, और इससे अधिक करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, या फिर जो है वो देश के अंदर कहीं राष्ट्र इमरजेंसी लगा है, या फिर जो है वो इस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगा है, 352 लगा हुआ है, तो उस स्थिति में जो है इमरजेंसी जारी रह सकता है। लेकिन मैक्सिमम ध्यान रखेंगे कि 3 वर्ष तक। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी बार लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक, वो भी 6 माह के अंतराल पर, 6 माह करके 3 वर्ष तक जो है वो इसे लगाया जा सकता है, ना कि एक बार में 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है। अगला प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे बी नंबर, संसद द्वारा। तो संसद के द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, इमरजेंसी अगर देश के अंदर लगा हुआ है तो, ये ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि 356 का प्रयोग सबसे पहले पंजाब राज्य के विरुद्ध किया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे कि पंजाब राज्य के विरुद्ध पहली बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था, यानी कि राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य में लागू हुआ था। और इसका आंसर बी, इन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी से। और आइए नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रमुख अनुच्छेद अभी जो है वो पीछे भी हम लोग देखें तो 5-5 करके जो है लगभग हम लोग अनुच्छेद को भी कंप्लीट कर लिए। तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपने अनुच्छेद को क्लियर किए। तो आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल का गठन है। तो राज्य विधानमंडल का गठन, विधानमंडल हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, जिसमें जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। और जहां पर विधान परिषद नहीं होते हैं वहां पर राज्य विधानमंडल का अंग सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा ही होते हैं। इसका पूरा जिक्र हम लोग पीछे वाला वीडियो में किए हुए हैं।
170 में है विधानसभा के गठन एवं संरचना। तो विधानसभा हर राज्य में होता है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो इसकी गठन और संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 120 में किया गया है। आर्टिकल 121 विधान परिषद के गठन एवं संरचना। इससे पहले वाला वीडियो में आर्टिकल 169 हम लोग देखे थे, विधान परिषद का उत्पादन एवं सृजन, और यहाँ पर आर्टिकल 121 है तो विधान परिषद के गठन एवं संरचना का जिक्र किया गया है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 128 में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि जो विधानसभा होते हैं उसके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि उसी सदन के सदस्य होते हैं और उसी सदन के सदस्यों के द्वारा चुने भी जाते हैं। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 128 में किया गया है। जबकि आर्टिकल 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद में एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं, और यहाँ पर सभापति और उपसभापति जो होते हैं वो विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं, और उपसभापति भी उसी सदन के सदस्य होते हैं और उसी सदन के सदस्यों के द्वारा भी चुने जाते हैं ये लोग। तो ध्यान रखेंगे, विधान परिषद से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने जो है वो पीछे वीडियो में करवा दिया हूँ, तो उससे आप जो है देखें और अपने पूरे विधान परिषद के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आज का 5 प्रमुख अनुच्छेद था, ध्यान रखेंगे। और आगे है आप, तो पीछे प्रश्न था पिछला क्लास में कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो बहुत अच्छा आंसर है इसका, जो है उल्लेख 1 नंबर आर्टिकल 22 में किया गया है। और आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति में अध्यक्ष रहित कितने सदस्य होते हैं। तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष रहित कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। आप सभी कमेंट करें, तो बिल्कुल उम्मीद है आप सभी इसका आंसर सही करेंगे। तो आज यहीं तक, लेकिन आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। तो आप सभी शेयर करें, क्लास का आनंद लें और पीछे के वीडियो रिवाइज करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आपका तैयारी बेहतर होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।